कालजयी रचनाकार, वो कवि हो या गद्यकार हो, अपनी भाषा को न केवल सुंदर अपितु प्रभावी बनाने के लिए, बोधगम्य बनाने के लिए, संप्रेषणीय बनाने के लिए उसमें अपेक्षा अनुसार कहावतों का, मुहावरे, लोकोक्तियों का, सूक्तियों का यथा संभव प्रयोग करता है और कथ्य को अत्यधिक प्रभावी भी बनाता है। ये कहावतें, ये मुहावरे, लोकोक्तियां, ये सूक्तियां, ये कथन जीवन अनुभव आधारित होते हैं और मार्ग प्रशस्त करने वाली प्रेरणा भी बनते हैं। ऐसे बहुत से कवियों ने, चाहे वो प्राचीन युग में हो, संस्कृत साहित्य में हो, हिंदी के मध्यकालीन साहित्य में हो, उत्तर मध्यकालीन साहित्य में हो या आधुनिक युग में भी, रचनाकारों ने समय समय पर अनेक कहावतों, लोकोक्तियों का रचनात्मक प्रयोग, उपयोग किया और उनके माध्यम से पाठकों को, समाज को क्या करें क्या न करें उसकी शिक्षा दी। बहुत ही ज्ञानवर्धक उक्तियां, बहुत ही सहज, बोधगम्य और जागृति प्रदान करने वाली उक्तियां ये हमें प्रतीत होती हैं। एक कवि ने लिखा, वाह सोने को जा रही जासों टूटे कान। अब कहना चाहते हैं कि सोना तो सबको प्रिय है और विशेष रूप से महिलाएं सोना भरपूर श्रृंगार के लिए पहनना भी चाहती हैं, पुरुष भी चाहते हैं कि उनके परिवार की महिलाएं जो हैं वो सोने के आभूषण पहने, हीरे जवाहरातों के आभूषण पहने। तो कवि कहता है कि सोना उतना ही उपयुक्त होता है, औचित्य परक होता है, जिससे हानि ना हो, नुकसान ना हो। यदि सोना आपके कान को तोड़ने लगे तो ऐसे सोने को आग लगा दो। वह सोने को जारी है, यानी ऐसे सोने का क्या काम जो हमारी जान के लिए, हमारे शरीर के लिए ही घातक बन जाए। तो कान में आप उतने भारी आभूषण पहनिए जो कान की शोभा तो बढ़ाएं, लेकिन कान के लिए घातक तो ना हो जाए। एक अन्य जगह तो कवि लिखता है, यदि किसी को सोने की छुरी यानी चाकू प्राप्त हो जाए, कहीं मिल जाए, तो ऐसा लोभ, ऐसा लालच भी शोभा नहीं देता कि वो अपने पेट में ही उस सोने की छुरी को या चाकू को मार ले। इसका मतलब वो घातक होगा। तो एक सीमा तक हमें वस्तुओं के औचित्य बोध को समझते हुए उपयोग में लाना चाहिए। एक अन्य स्थल पर कवि कहता है, बेस्या पाले सील तो कैसे पूरे आस। हम जानते हैं कि जो गणिका है, जो वेश्या है, वो यदि उससे हम शील के पालन की आशा करें तो ये समाज की मूर्खता है, क्योंकि वो यदि शील का, मान का, मर्यादा का ध्यान रखेगी तो उसके जीवन का यापन कैसे होगा, उसके जीवन का निर्वाह कैसे होगा। इसलिए शील और मर्यादा की अपेक्षा हम उस परिवार के, समाज के उस व्यक्ति से कैसे करें जिसकी इच्छाओं का, जिसकी अपेक्षाओं का हम ध्यान नहीं रख पा रहे। तो बहुत गहरी, गहन, गंभीर और दर्शन आदृत जो निष्कर्ष हैं, उक्तियां हैं, वो हमारे सामने आती हैं। कवि कहता है, स्वार्थ के सब ही सगे, बिन स्वार्थ को नाई। और ये बात हम बार बार कहते हैं कि संसार में सारे रिश्ते, सारे नाते ये तो स्वार्थ के ही हैं। और जब स्वार्थ पूरा हो जाता है तो व्यक्ति का व्यवहार भी बदल जाता है। और कहा तो यह भी जाता है कि घर परिवार के, परिकर के, मैत्री के रिश्ते भी अधिकांशतः स्वार्थ केंद्रित ही होते हैं। बिन स्वार्थ, बिना स्वार्थ के कोई किसी से जुड़ता नहीं, कोई किसी से रिश्ते नाते बनाता नहीं। ये एक सामान्य निष्कर्ष है। अपवाद सभी जगह होते हैं,
बहुत से ऐसे लोग भी देखने को मिलते हैं मित्रों में, परिकर परिवारों में, जो निस्वार्थ संबंधों का निर्वाह करते हैं। और हम तो, तुलसी ने तो लिखा ही है कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपतकाल परखिए चारी। मित्र वही है जो आपात स्थिति में भी काम आए। धैर्य, मित्र, धर्म, नारी, इनके बारे में वो बार बार कहते हैं। तो कवियों ने एक तरफ यह बताया कि देखो कटु यथार्थ, कटु सत्य तो यह है कि स्वार्थ ही रिश्तों को आगे बढ़ाता है, लेकिन आदर्श यह है कि निस्वार्थ संबंधों का होना भी एक बड़ी उपलब्धि है। एक अन्य स्थल पर कवि कहता है, खाड़ खनेगो और को ताको कूप तैयार। यदि आप किसी दूसरे के लिए खड्डा खोदोगे, किसी का अहित करने के लिए, किसी का बुरा करने के लिए यदि आप कोई गहरा खड्डा खोदोगे, तो विधाता आपके लिए कुआं खोदकर तैयार रखेगा। इसका मतलब है कि यदि आप किसी का बुरा करोगे तो वो अदृश्य शक्ति आपको उसका उसी तरह का फल भी प्रदान करेगी। दूसरे के लिए, खड्डा खोदने वाले के लिए खाई या कुआं पहले से तैयार होता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। अब इसका मतलब क्या है कि सोच समझकर, विचार कर, अच्छी तरह भली भांति हम सही और गलत, अच्छे और बुरे, उचित और अनुचित का बोध करके कोई भी काम करें, कोई भी कदम उठाएं तो पछताना नहीं पड़ेगा। इसलिए हम कहते ही हैं, पहले तोलो फिर बोलो। सोच समझकर बोलना चाहिए, सोच समझकर कार्य करना चाहिए, अन्यथा बाद में प्रायश्चित होगा। और प्रायश्चित होगा तो फिर कवि क्या कहता है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। तो कुल मिलाकर गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोई। यदि आप गुणी हैं तो सब आपका मान सम्मान करेंगे, और यदि गुण नहीं है तो कोई मान सम्मान नहीं करेगा। कपटी जन की प्रीति है, खीरा की सी फांक। खीरा जब हम काटते हैं तो आपने देखा हो कि खीरे को ऊपर से काटकर थोड़ा सा हिस्सा, फिर उसमें नमक डालकर उसे रगड़ते हैं, क्योंकि खीरे की कड़वाहट जो है वो उससे निकल जाती है। तो कवि क्या कह रहा है कि कपटी जन की प्रीति है, खीरा की सी फांक। यदि कपटी से, किसी दुष्ट से, किसी धोखेबाज से मित्रता करोगे, प्रेम करोगे, तो उसका प्रतिफल खीरे की फांक जैसा प्रतीत होगा, वो जो कड़वी लगेगी। और यदि ऐसी मित्रता करनी है तो उसका उपाय बताया, खीरा पर सरते काटिए, मलिए लौन लगाए, रहीमन कड़वे मुखन को दीजिए यही सजाए। जो कड़वी प्रकृति वाले, धोखे वाले, छल वाले, कपट वाले लोग होते हैं, उनका इलाज यही है कि उन्हें पहले सर से काटो, फिर उसमें नमक डालो, फिर उन्हें रगड़ो, और उसके बाद उनकी सारी जो कटुता है, उनका जो कालुष्य है, उनका जो दूषण है, उसको निकाल दीजिए। शत्रुता करने वाले व्यक्ति को उसकी शत्रुता का बोध भी कराना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते तो फिर वो बार बार धोखा देने की, छल कपट करने की वृत्ति उसकी बनी रहती है। यह भी कहा, होनहार बिरवान के होत चीकने पात। चिकने पत्ते होते हैं, होनहार बिरवा कहते हैं पौधे को। छोटे छोटे पौधे जो हैं उनके पत्ते यदि चिकने हों, और छोटे पौधों के पत्ते बहुत कोमल, लाल, नाजुक, बड़े सुंदर होते हैं, अगर ऐसा है तो समझो कि ये भविष्य में बहुत बड़े वृक्ष का रूप लेगा। इसका मतलब हम ये भी कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं। तो इसी बात को कवियों ने अपने अपने ढंग से व्यक्त भी किया। दूसरी तरफ कवि कहता है, यदि पूस के महीने में दशमी के दिन घटाएं घिर कर आ गई हो, सावन माह की दशमी के चारों दिशाओं में वर्षा का प्रतिफल होगा। काहे पंडित पड़ी पड़ी भरो, पूस अमावस की सुधि करो। भाद्र मास में जितने दिन पश्चिमा बहेगी, यानी पश्चिम दिशा से हवा चलेगी, पौष मास में उतने ही दिन
पाला पड़ेगा। पाला हम जानते हैं कि जैसे बर्फ गिरती है, स्नोफॉल जिसे कहते हैं, वो बहुत बारीक बारीक बर्फ जब गिरती है तो वो फसल को नष्ट कर देती है। जै दिन भादों बहे पछार, तै दिन पूस में पड़े तुषार, तुषारापात जिसको कहते हैं। यदि ढेले के ऊपर बैठकर चील बोले तो समझना चाहिए कि वर्षा अत्यधिक होगी और चारों तरफ गली मोहल्ले में, सड़कों में पानी भर जाएगा। अब ये निष्कर्ष जीवन अनुभव आदृत है। ढेला ऊपर चील जो बोले, गली गली में पानी डोले। वह राजा वह देश धन्य है, जहां अगहन रहते पानी बरसे। और यदि पौष महीने में वर्षा हो तो कहना ही क्या, इस बरसात से अनाज दुगना होगा, राजा की ख्याति बढ़ेगी, चारों तरफ वाहवाही होगी। और यदि माघ में बारिश हो तो अन्न सवाया होगा, लेकिन यदि यही वर्षा फागुन में हो जाए तो घर का अनाज भी चला जाएगा, यानी नुकसान होगा, हानि होगी, घर से खाना पड़ेगा, फसल नष्ट हो जाएगी। धनी वह राजा धनी वह देश, जहवा बरसे अगहन शेष, पूस में दूना माघ सवाई, फागुन बरसे घरों से जाई। यदि पूरब के बादल पश्चिम जा रहे हैं और वर्षा अधिक होगी, यदि पश्चिम के बादल पूरब की ओर जा रहे हैं तो समझ लेना चाहिए कि वर्षा बहुत कम होगी। पूरब के बादल पश्चिम जाएं, बासे वृष्टि अधिक बरसाएं। जो पश्चिम से पूरब जाए, वर्षा बहुत न्यून हो जाए। यदि माघ के महीने में लाल रंग के बादल दिखाई पड़े तो ओले अवश्य गिरेंगे। देखिए, माघ के महीने में यदि लाल रंग के बादल दिखाई दें, यानी आसमान में बादलों में लालिमा, हम जानते हैं शरद ऋतु के बादल सफेद होते हैं, ग्रीष्म ऋतु के बादल काले होते हैं। यदि माघ के महीने में बरसात का मौसम बने, बादल घिर कर आए और वो लाल दिखाई दें तो ओलों की वर्षा होगी, ओलों की वृष्टि होगी, बरसात होगी। अर्थात यदि माघ के महीने में आसमान लाल प्रतीत हो तो ओले गिरने के लक्षण निश्चित रूप से दिखाई देते हैं। माघ में बादल लाल घिरे, तब जान्यो सांचो पथरा परे। पथरा माने ओले गिरे। यदि सायंकाल आकाश में इंद्रधनुष दिखाई पड़े और प्रातः काल मोर की फेंका यानी आवाज, स्वर लहरियां सुनाई दें तो वर्षा निश्चित होगी और अच्छी होगी। अब ये देखिए कैसे जीवन को बहुत नजदीक से, लोक को कैसे इन कवियों ने देखा, समझा, आत्मसात किया, अनुभव किया, फिर उससे कुछ कंक्लूजन, कुछ निष्कर्ष निकाले। कवि कहता है, सांझे धनुष सकारे मोरा, ये दोनों पानी के बोरा। बोराए मोर तो आप जानते हैं, मोर जब बोलता है तो ऐसा अनुमान समाज में, लोक में ऐसी कल्पना होती है कि बारिश होगी, है ना। जैसे हम कहते हैं कि अगर हमारी अटरिया पर, हमारी छत पर कौवा बोले तो कोई मेहमान आएगा। इस तरह की कुछ लोक आस्थाएं, कुछ लोक विश्वास हैं। तो मोर के कूकने से, उसकी आवाज से और पानी का आगमन और इंद्रधनुष अगर दिखाई दे आसमान में तो उससे भी वर्षा के आगमन की सूचना या अनुमान कभी लगाता है। शुक्रवार के दिन आसमान में यदि बादल छाएं और शनिवार तक रहें तो वर्षा निश्चित रूप से होगी, ऐसा भट्टरी कवि कहते हैं। लोक में भी यह विश्वास है कि कभी कभी वर्षा ऋतु में शनिवार को यदि बरसात प्रारंभ हो तो सप्ताह भर चलती है। ऐसी एक लोक आस्था है जिसको झड़ी लगना कहते हैं, यानी धीरे 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 बारिश चलती रहती है। तो भट्टरी कहते हैं यदि शुक्रवार के दिन आसमान में बादल छाए, वर्षा शुरू हो तो शनिवार तक वो विद्यमान रहे तो मानिए कि बहुत प्रचुर मात्रा में बारिश होगी। शुक्रवार की बादरी रही शनिचर छाए, ऐसे बोले भट्टरी बिन बरसे नहीं जाए। यानी वो बादल निश्चित बरसते हैं, बिना बरसे वो जाते नहीं। कृषि का संबंध मौसम से निश्चित रूप से है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और बहुत बड़ा प्रतिशत कृषि का, किसानों की खेती का, वह वर्षा पर निर्भर करता है। यदि बरसात खेती के अनुकूल होती है तो उपज या पैदावार अच्छी होती है,
प्रचुर मात्रा में होती है, संतोषजनक होती है। कृषि से संबंधित ऐसी अनेक कहावतें अनुभव आधारित इसी से जन्म भी लेती हैं। कौन सी फसल कब बोनी चाहिए, कब होनी चाहिए, फसल की जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई, गुड़ाई, इन सब की जानकारी, फसल से संबंधित रोग, उनके दोष, उनके समाधान, उनके उपाय, खेतों की रक्षा, फसल की कटाई, मड़ाई, इन सब से संबंधित अनेक लोक कहावतें कवियों ने अपनी कविता में या गद्यकारों ने अपनी गद्य रचनाओं में प्रस्तुत की हैं। गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में तो इनका प्रयोग प्रचुर मात्रा में मिलता ही है। विज्ञान ने चाहे आज कितनी भी प्रगति कर ली हो, लेकिन आज भी गांव में किसान कहावतों में बताई गई विधि के द्वारा ही खेती भी करता है और उसके लिए उपयोगी और सुविधाजनक स्थितियों का निर्माण भी करता है। घर के पूर्वज, घर के बुजुर्ग, माता पिता जो अनुभव बांट कर जाते हैं, उनका अनुपालन करता है। जिस वर्ष मदार खूब फूलें और फलें तो समझो उस वर्ष पौधों की पैदावार अच्छी होगी। जब नीम फूले फले तो जौ की पैदावार अच्छी होगी। जब गाडर घास की अधिकता हो तो गेहूं की फसल अच्छी होगी। जब बेर की फसल अच्छी हो तो चने की पैदावार अच्छी होगी। अब ये जो आनुपातिक निष्कर्ष हैं, ये जो जीवन के सुदीर्घ अनुभवों से जन्म लेने वाले निष्कर्ष हैं, ये प्रामाणिक हैं, ये वैज्ञानिक भी हैं, ये तार्किक भी हैं, ये केवल कोरी कल्पना नहीं है। आकर कोदो नीम जवा, गाड़र गेहूं बेर चना। यदि ज्येष्ठ जैसा गर्मी का महीना, जेठ की गर्मी बहुत भारी गर्मी होती है, जेठ की गर्मी के विषय में तो कवि ने यहां तक कहा कि देख दोपहरी जेठ की छाहूं चाहती छाह, छाया भी छाया ढूंढती है। ये जो जून का महीना होता है जिसमें बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है, जो घाम पैदा करता है, जिससे घमौरियां पैदा होती हैं, उस गर्मी के संदर्भ में कवि कहता है कि जेठ जैसी गर्मी का महीना न हो तो हर किसान ईख की खेती करना चाहे। लेकिन जेठ का महीना भी तो हमारी जीवनचर्या का, हमारी प्राकृतिक जो प्रक्रिया है उसका एक हिस्सा है। ऊख करे सब कोई जो बीच में जेठ ना होई। हम जानते हैं कि गन्ना जो है वो पानी की बहुत मांग करता है। जहां अत्यधिक पानी जल होता है वहां गन्ने की उपज बहुत ज्यादा होती है और जेठ से पानी की कमी होती है। तो यदि जेठ ना हो तो फिर सब गन्ने की ही खेती करना चाहें, क्योंकि गन्ने की खेती लाभप्रद भी मानी जाती है। किसान को खेती का कार्य करते समय बहुत सी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे इतवार करे धनवंतरी होए, सोम करे सेवा फल होए, बुध बिहफे, बिहफे माने बृहस्पति, शुक्रे भरे बखार, शनि मंगल बीज न आवे द्वार। शनि और मंगल के दिन घर में बीज नहीं लाना चाहिए, खेत में बीज नहीं डालना चाहिए। इतवार को यदि हम खेती करते हैं, बीज डालते हैं तो धनवान हो जाते हैं, पैसा बरसता है। सोमवार करें तो उस सेवा का फल भी मिलता है। बुध, बृहस्पति और शुक्र भरे बखार तो खेती बढ़ती है। लेकिन शनि और मंगल को हमें बीज का वपन खेत में नहीं करना चाहिए। किसान को खेती कार्य करते समय बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। वह उसे रविवार को प्रारंभ करे जिससे वह धनवान हो जाए। सोमवार को करेगा तो परिश्रम का फल निश्चित मिलेगा। बुध, बृहस्पति और शुक्र को कार्य प्रारंभ करेगा तो अन्न कोश भरेगा, बढ़ेगा, लाभ होगा। और शनि और मंगलवार को करेगा तो भीषण हानि होगी, बीज भी नष्ट हो जाएगा और घर का पैसा भी चला जाएगा। इसके अलावा वर्षा होते ही तुरंत खेत में क्यारी बांधनी चाहिए। वही किसान बड़ा हो जाता है, धनवान हो जाता है, सफल हो जाता है, जिसके हाथ में सदा सर्वदा कुदाल रहती है। यानी खेत में जाने वाले किसान के जो उपकरण हैं, जो अस्त्र शस्त्र हैं, वो हमेशा उसके साथ रहने ही चाहिए। जब बरसे तब बांधो क्यारी,
जैसे ही बारिश हो तत्काल खेत में जाकर क्यारियां बनानी चाहिए। बड़ा किसान जो हाथ कुदारी और जिसके हाथ में सदा सर्वदा कुठाल रहता है, कुदाल रहती है, वो किसान आगे बढ़ता है, धनवान होता है, बड़ा होता जाता है। किसान को खेत की जुताई से पहले यह भी देखना चाहिए कि खेत की मिट्टी पक गई या नहीं, क्योंकि कच्ची मिट्टी में बीज अंकुरित नहीं होता। तो गुड़ाई से, निराई से मिट्टी को पकाया जाता है, उसे सुखाया जाता है, फिर सींचा जाता है। कच्चा खेत न जोते कोई, ना ही बीज न अंकुर कोई। अगर कच्ची जमीन पर खेती की जाए तो बीज बोना व्यर्थ जाता है, अंकुरित नहीं होता। जो किसान आर्द्रा नक्षत्र में धान बोते हैं वह दुख को लाठी मारकर भगा देते हैं। यानी आर्द्रा नक्षत्र में की गई खेती, किया गया बीज वपन, वह दुख का विनाश करता है। यानी सुख की एक तरह से खुली आमंत्रण, सुख का आमंत्रण उसके माध्यम से होता है। आर्द्रा में जो बोवे साठी, दुखे मारी निकारे लाठी। लाठी निकालकर दुख को मार देता है, यानी सुख का आमंत्रण करता है। साथ ही धान के खेत को अधिक गहरा नहीं जोतना चाहिए। आप देखिए कि किसानी भी जो है, खेती भी जो है, वो भी हमारी कविता सिखाती है। यानी किसान को यदि धान बोना हो तो उसे बहुत गहरा नहीं जाना चाहिए खेत जोतने के लिए। कम जोत कर धान लगाने पर पैदावार बहुत अधिक अच्छी होती है। उसके घर के कोठिले धान से भर जाते हैं, यानी घर में जो भंडार होते हैं, या जो खेती की फसल को संजोने के आगार होते हैं, वो भर जाते हैं। गहिर न जोते बोवे धान, सोगर कोठिला भरे किसान। अब ये जो एक प्रकार की कृषि तकनीक है, कृषि की नीति है, खेती करने के उपाय हैं, ये सब भी हमारे कवियों ने हमारे किसानों तक, हमारे कृषि समुदाय तक पहुंचाने का काम किया। इसके अलावा किसान को आषाढ़ माह में साधारण जुताई करनी चाहिए, सावन भादों में अधिक करनी चाहिए, और क्वार में इतनी अधिक जुताई करनी चाहिए कि दिन रात का ध्यान ना रहे, तभी खेती अत्यधिक अच्छी होती है, भरपूर होती है, और किसान मालामाल या लाभों से युक्त हो जाता है। आषाढ़ जो तो लड़के ढार, सावन भादो हरवा है, क्वार जो तो घर का बैल, तब ऊंचे उन हारे। किसान को अच्छी पैदावार के लिए गेहूं के खेत को 10 बार जोतना चाहिए और ईख के खेत को 20 बार जोतना चाहिए। अब आप देखिए कि विज्ञान किस तरह से कविता से जुड़कर हमारे सामने आता है। 10 बाहों का माड़ा, 20 बाहों का गाड़ा। तुलसीदास तो यहां तक कहते हैं कि खेती ऐसी ऊंचे स्थानों पर करनी चाहिए जहां पर सांप रहते हों, पहाड़ों की ढाल पर ऊख हो, वहीं पर अन्न और पान की अच्छी फसल होती है। अति ऊंचे भूधारण पर भुजगन के स्थान, तुलसी अति नीचे सुखद, ऊख अन्न असपान। इस तरह से ये जो अनुभव है, ये वास्तव में कविता के माध्यम से व्यक्त वो स्वर्णिम मणियां हैं जिनको संजोकर हमारी परंपरा, हमारी सृष्टि, हमारा कृषि समुदाय, हमारा काव्य ग्राहक जो है वो रखता है। घाघ ने यहां तक कहा कि प्रति बीघा जो गेहूं 25 सेर, मटर 30 सेर, चना 15 सेर, ज्वार 3 सेर, मेथी, अरहर और उड़द 2 सेर, कपास 1.5 सेर, धान 25 सेर और उड़हन 15 सेर, तिल और सरसों अंजुली भर, बर्रे और कोदों 1 सेर, अलसी 1.5 सेर, बाजरा, बजरी जिसको जौंदरी कहते हैं, वो कोदों, काकुन 1.25 सेर। ये इस हिसाब से, यानी कितनी जमीन में, कितनी भूमि में कितनी फसल प्राप्त करनी है, उसके लिए कितना बीज वपन करना है, इसकी शिक्षा भी कवियों ने दी है। ऐसा करने वाला किसान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता है, लाभ अर्जित करता है। जो गेहूं बोवे 5 पसेर, मटर के बीघा
तीसे सेर, बोवे चना पसेरी तीन, तिन सेर बीघा जोनरी कीन, 100 सेर मोथी अरहर मास, 1.5 सेर बिगहा बीज कपास, 5 पसेरी बिगहा धान, 3 पसेरी जड़हन मान, 1.25 सेर बीघा सावा मान, तिल्ली सरसों अंजुरी जान, बर्रे कोदों सेर बुआओ, 1.5 सेर बीघा तिस जाओ, 1.5 सेर बजरा बजरी साव, कोदों काकुन सवैया बोवा, यही विधि से जब बोवे किसान, दूना लाभ की खेती जान। ये जो वास्तव में मार्ग प्रशस्त किया हमारे कृषि समुदाय का, हमारे कृषि प्रधान देश के नागरिकों का, इसके प्रति हम कृतज्ञ हैं कि इन कवियों ने वास्तव में इनका जो प्रदेय है, इनका जो अवदान है, वो स्तुत्य है, वो प्रणम्य है। बोवाई के संबंध में कवि का यह भी मानना है कि बोवाई के लिए बुधवार और बृहस्पतिवार अत्यधिक शुभ दिन माने जाते हैं, जबकि शुक्रवार उतना अच्छा नहीं होता, और यदि किसान ने रविवार या मंगलवार को खेत की बुवाई की तो बीज भी लौट कर नहीं आता, यानी वह फसल पैदा नहीं होती, नुकसान होता है। इसलिए बुध बृहस्पति दो भलो, शुक्र न भले बखान, रवि मंगल बीनो करो, द्वार न आवे धान। सिंचाई, खाद, निराई गुड़ाई, फसल रोग, कटाई, मड़ाई, पैदावार, इन सब से संबंधित बहुत सी कहावतें लोक जीवन में प्रचलित हो गईं। सिंचाई के संबंध में कहा जाए तो धान, पान और ईख तीनों पानी के गुलाम हैं, अर्थात इनकी फसल में सबसे अधिक सिंचाई की, पानी की आवश्यकता होती है। धान, पान, उखेरा तीनों पानी के चेहरा, तीनों पानी के गुलाम है। खाद की बात की जाए तो खेत में देशी खाद पड़े तभी खेती बहुत अच्छी होती है, योग्य होती है, अन्यथा कूड़ा करकट और रेत के समान हो जाती है। खाद पड़े तो खेत, नहीं तो कूड़ा रेत। इसका मतलब समय समय पर देसी खाद भी खेत में, फसल में डालनी चाहिए। साथ ही किसान को अपने खेत में गोबर, पाखाना, नीम की खली ये भी डालनी चाहिए, इससे पैदावार बढ़ती है। गोबर मैला, नीम की खली, यासें खेती दूनी फली। निराई गुड़ाई और मड़ाई भी फसल के लिए लाभकारी है, इसलिए गेहूं की कई जुताई करें। धान को बिदाहने यानी पानी भरे खेत में हल चलाने से और ईख के गोड़ने से इनकी पैदावार बढ़ जाती है। गेहूं बाहा, धान बिदाहा, ऊख गोड़ाई से है आहा। पछुआ हवा में 2 दिन, पूर्वा में 6 दिन गेहूं और जौ की मड़ाई कर लेनी चाहिए। इसके बाद मड़ाई करने के बाद ओसाने से उसका भूसा और दाना अलग करना चाहिए। 2 दिन पछुआ, 6 पुरवाई, गेहूं जब को लेव दवाई, ताको बाद ओसावे सोई, भूसा दाना अलगे होई। इसी तरह से फसलों में लगने वाले रोगों के संबंध में भी, उनके निदान या इलाज के संदर्भ में भी बहुत सी कहावतें प्रचलित हैं। उनके लिए कौन सी दवाई का, किस कीटनाशक का इस्तेमाल किया जाए। पूस और माघ महीने में यदि पूर्वा हवा चली तो सरसों में माहो लग जाता है, फसल नष्ट हो जाती है। माघ पूस बहे पुरवाई, तब सरसों का माहो खाई। चना अधिक पानी नहीं चाहता क्योंकि उसमें सर्दी अधिक होती है, अधिक लगती है उसे। जब ऐसा हो तो समझो उसको गंधेला नमक कीड़ा खा जाएगा और पैदावार कम हो जाएगी। चना में सर्दी बहुत समाई, ताको जान गधेला खाई। इस तरह समाज में प्रचलित ये लोक कहावतें मौसम, कृषि के अलावा भी मानव जीवन के अनेक पहलुओं को उद्घाटित करती हैं। मित्रों, ये जो कहावतें, मुहावरे, लोकोक्तियां, सूक्तियां साहित्य के माध्यम से, जीवन अनुभवों के माध्यम से हम सब तक पहुंचती हैं, वास्तव में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा उपकार है। हम सब ऐसे रचनाकारों के प्रति, ऐसे साहित्यकारों के प्रति, ऐसे कवियों के प्रति, ऐसे लोक जीवन को साहित्य में व्यक्त करने वाले जीवन अनुभव के धनी, अनुभवी व्यक्तियों के प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। इस विषय को यहाँ विराम देते हैं। पुनः नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।